रात की डोज नहीं ली ना आपने बाबा। वह दाऊद साहब के पास खड़ी उनकी दवाइयाँ चेक कर रही थी। जैनब मेरी जान इधर आओ मेरे पास। दाऊद साहब मोहब्बत से चूर लहजे से उसे अपने पास बुला रहे थे। डियरेस्ट फादर, पहले आप अपनी दवाई लें, फिर मैं आपकी पूरी बात ध्यान से सुनूंगी, ठीक? एक गिलास में पानी उड़ेल कर उन्हें दिया और उसके दूसरे में दवाई। बोले, बाबा क्या बात है? गिलास उनसे लेते हुए मुस्कुराकर बोली, आपने चचा की फैमिली को उनके कमरे दिखा दिए? वह फिक्रमंदी से बोले। जैनब जानती थी कि ये उनका बातचीत करने का टॉपिक नहीं है, तमीद भूमिका है। तमीद को कट करें बाबा, मुद्दे पर आएँ तो आप करते हुए झिझक रहे हैं। उसने उनके कमज़ोर हाथ अपने नर्म हाथों में थाम लिए। जैनब, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी रजामंदी पूछे बगैर ही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला कर दिया था। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? उनकी ये बात मुकम्मल होने से पहले ही वह संजीदगी से बोली, बाबा, जब से मैंने होश संभाला है आप ही को मैंने अपने लिए परेशान और फिक्रमंद होते देखा है। मेरे कुछ कायनात आप और हमजा हैं। आपका हर फैसला मुझे कबूल है। वह संजीदगी से उनकी आंखों में झांकते हुए बोल रही थी, मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। मैं बेकार में ही परेशान हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखों में आई नमी को हलक में उतारते हुए नम लहजे में कहा, बाबा, जो मेरे हक़ में बेहतर होगा खुदा वही करेगा, क्योंकि वह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। और आप भी मेरे लिए ज़्यादा परेशान मत हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह उठ खड़ी हुई। लाउंज और बरामदे की सारी बत्तियां गुल थीं, सिर्फ एक जल रही थी। वह अंधेरे में चलती आगे बढ़ रही थी। दाऊद साहब के कमरे के दाईं तरफ हमजा का कमरा था और बाईं तरफ हुसैन साहब का। हुसैन चचा के कमरे के साथ वाला बुरहान का था। बुरहान के कमरे के सामने से गुजर कर जाता था। वह सुस्ती से चलती आगे बढ़ रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और उसे टकराई। सामने बुरहान था। ओह सॉरी, मैं आपको देख नहीं सकी। और सॉरी कहती उसके पहलू से निकल कर आगे जाने लगी, तब आपने अपने पीछे से उसकी आवाज़ कानों से टकराई। रात को पहरेदारी की जा रही थी हमारी। वह सख्त लहजे में चबा चबा कर बोल रहा था। जैनब को अपना भरोसा धुआं होता नजर आया, फिर भी खुद एतमादी से पलटी। मैं अभी बाबा के पास से आई हूँ। वैसे इतनी रात को आपको कुछ चाहिए था क्या? वह भी जैनब दाऊद थी। सो जाता गई कि वह इतनी रात को कमरे में बाहर क्या लेने निकला था। वह सर झुका गया। क्या चाहिए आपको? उसकी खामोशी पर जैनब ने दोबारा पूछा। लहजा मगर नर्म था। मुझे पानी चाहिए था, मैं खुद ले लूँगा किचन से, संजीदगी से कहकर वह किचन की तरफ बढ़ गया। जैनब को ढेरों शर्मिंदगी हुई। उसे पानी रखना चाहिए था बुरहान के कमरे में। बुरहान, मैं अभी लाती हूँ प्लीज़। तेज़ी से आगे बढ़ी और लगभग दौड़ते हुए आधे अंधेरे में आ गई। वह पलटा और अपने कमरे में चला गया। कुछ देर वह दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई। वह लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसने पानी का जग साइड टेबल पर रखा। थैंक्स। वैसे तुम शाइस्ता हो या? स्क्रीन पर नज़रें जमाए बिजी अंदाज में बोला। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बर्दाश्त कर गई। शायद अब हमेशा इसे शख्स के साथ सामने झुकना था। उसने पलट कर नहीं देखा। उसी खामोशी से चौखट पार कर गई। सुबह का दूधियापन हर तरफ फैला हुआ था। वह अभी अभी अपने कमरे में आया था। हर तरफ धुंध भी बढ़ती जा रही थी। जॉगिंग सूट पहनकर वह खिड़कियों के पर्दे हटाने लगा, तब अचानक बाईं तरफ बने बागीचे में उसकी नज़र पड़ी। सियाह लंबी कमीज के नीचे चूड़ीदार पैजामा पहने, ऊपर सियाह स्वेटर पहने, दुपट्टा चेहरे के ऊपर लपेटे उसकी दूधिया रंगत और भी उजली लग रही थी। धुंध थी, लेकिन फिर भी वह शीशे के उस पार हाथ में फूलों की टोकरी लिए उलझी हुई चीनी की मूरत को गौर से देख सकता था। वह आगे पीछे पेंडुलम की तरह कियारी के पास फिर रही थी। एकदम से वह कहीं लंबे उसे देखे गया। वह खूबसूरत थी, वाकई बहुत खूबसूरत थी। वाओ,
एकदम से बुरहान के होठों से निकला। पर्दे बराबर करके वह बाहर की तरफ बढ़ा। वह उसकी खूबसूरती को मानने पर मजबूर था। वह नर्म मिजाज भी थी, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में उसके लिए नापसंदी भी मौजूद थी। वह उसके खिलाफ की गई ब्रेन वॉशिंग वह अब कानों में हैंड फ्री लगा रहा था। गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग तमाम सहूलतें ही मिल गई थीं यहाँ। फिर भी वह गांव ही था। लाल टाइलों की बनी राहगीर पर उसके कदम तेजी से उठ रहे थे और दूसरी तरफ जैनब हाथों में फूल की टोकरी उठाए अंदर की तरफ बढ़ रही थी। उसे जाता देखकर ठिठक कर रुकी। उसकी एक और आदत का पता चल गया था। मुस्कुराते हुए लावी में आ गई, जहाँ टेबल पर सुराही की शक्ल के कई गुलदान रखे हुए थे। उन गुलदानों पर सुनहरी रंगत का पेंट किया हुआ था। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टहनियों समेत फूल उसमें डालने लगी। फिर टोकरी उठाए लाउंज में आ गई। वहाँ टेबल पर रखे गुलदान में फूल रखने लगी। वह अपने काम को पूरी तरह से मगन थी। वाह जेनी, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। तुम रोज़ ऐसे ही बनाती हो? समीरा पीछे खड़ी हैरत से पूछ रही थी। आंखों में तारीफ झलक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। सुबह सुबह उठकर ताज़ा गुलाब देखे जाएं तो ये कितना अच्छा महसूस होता है, इसीलिए मैं रोज़ की ही करती हूँ। वह मुस्कुराते हुए कहीं रही थी और मसरूफ़ से अंदाज में टोकरी उठाए डाइनिंग रूम में चली आई। यह वाले मैं करती हूँ। समीरा झट से आगे हुई और डाइनिंग टेबल पर रखे हुए गुलदानों की तरफ इशारा किया। उसने भी टोकरी उसे थमा दी और फ्रिज से सेब निकालने लगी। जुबैदा नाश्ता बनाने में बिजी थी और वह सेब छीलने में, जबकि तीसरी लड़की अपनी मुकम्मल खूबसूरती के साथ अपने काम में मगन थी, जिसने खुले सफ़ेद ट्राउज़र के ऊपर खुली कमीज़ पहन रखी थी। हो गया, ये देखो, ठीक किया है ना मैंने? समीरा उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। उसने धीरे से सर हाँ में हिला दिया। अब क्या करने लगी हो? वह उसके पास ही आ खड़ी हुई। बना रही हूँ। उसने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। हाँ, वैसे अब भाई के आने का टाइम हो रहा है। यकीनन आप जॉगिंग पर गए होंगे। समीरा जैसे उसकी मालूमात में इजाफा कर रही थी। वह बुरहान के आने से पहले ही समीरा के हाथ उसके कमरे में जूस भिजवा चुकी थी और अब सब लगभग जा चुके थे। पर परहेजी नाश्ते की ट्रे उठाए दाऊद साहब के कमरे में चली आई। जैनी बेटा, तुम बाहर ही चलो, मैं वहीं लेकर आ रही हूँ भाई को। बाबा के कमरे में दरवाजे पर ही उसने हुसैन साहब मिल गए। वह ट्रे उठाए डाइनिंग हॉल में चली आई, जहाँ लगभग सभी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। मेज़बानी का फ़र्ज फुप्पू अदा कर रही थी। वह खामोशी से अरीशा और समीरा के बीच वाली कुर्सी पर बैठ गई, जिसके बिल्कुल सामने बुरहान नाश्ता कर रहा था। वह दोनों मुस्कुराहट दबा गईं। आंखों में शरारत साफ थी। उसका तो मानो दिल 90 की स्पीड से धड़कने लगा। उसे उन दोनों पर गुस्सा आने लगा। दाऊद साहब भी आ गए थे। बुरहान नाश्ता करके उठने लगा तो चची ने उसे टोका। बुरहान बेटा, वापसी पर रामीन को अपने साथ ले जाना। वह मुझसे आने का कह रही थी तो मैंने उसे कहा तुम उसे ले आओगे। ठीक है बेटा, वह आम से लहजे में कह रही थी, लेकिन इस बात की गहराई समझने वाले समझ गए थे। जैनी, तुम अपने गांव हमें कब घुमाने लेकर जा रही हो? फिर समीरा उसके पीछे चली आई, जो अरीसा के पास आई थी। चलो अभी चलते हैं, उसने झट से कहा। नहीं, आज नहीं। अरीसा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। क्यों? एक हाथ एक साथ दोनों के मुंह से निकला। आज हम लोग गांव घूमने बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बल्कि आज हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। बहुत दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का। वह बेड से उछलकर नीचे आईने के सामने जा खड़ी हुई और दुपट्टा स्कार्फ हिजाब की सूरत में लपेटने लगी, यानी जाने की तैयारी करने लगी। यार, हम घर पर ही मंगवा लेते हैं, समीरा ने जैसे मशवरा दिया। हाँ यार, घर पर मंगवाएंगे तो बोर होंगे। वहाँ किसी पिज़्ज़ा हट में बड़े शीशे की खिड़कियों के पास बैठकर खाने का तो और ही मज़ा आए। साथ साथ सड़क पर दौड़ती ट्रैफिक और लोगों की चहल पहल देखेंगे और साथ ही बातें भी करेंगे। वह दुपट्टा लगभग ओढ़ ही चुकी थी। वह दोनों खामोश खड़ी उसे देख रही थी। मैं अभी अम्मी से इजाज़त लेकर आती हूँ, तुम लोग फटाफट तैयार हो जाओ, ठीक? उन्हें खामोश देखकर वह चली गई। वह दोनों भी मजबूरन अपने अपने कमरों में आ गई। तैयार ना होना था जैनी तैयार होकर बाबा के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वह दोनों लाउंज में खड़ी थी। अरीशा जी ने
उतर रही थी। उस आस्तीनें फोल्ड करता हम्माद उसके पीछे आ रहा था। हम्माद हमारे साथ जा रहा है? समीरा ने अरीसा से पूछा। उसने हाँ में सर हिला दिया। हम्माद भी ड्राइविंग कर लेता है, लेकिन मुझे उसकी ड्राइविंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जैनी, ड्राइवर तुमने ही करना है, अरीसा ने उसे वार्न कर रही थी। एकदम से मुस्कुरा दी। जैनी आपा चलें। हम्माद मुस्कुराता उसके पास जा खड़ा हुआ। तुमने क्यों मुंह बिस्तूर रखा है? फिक्र न करो, मैं आज दूसरे रास्ते से लेकर जाऊंगी। आधे से ज़्यादा गांव की सैर कर लोगी, उसने समीरा से कहा, जिसका मुंह उतरा हुआ था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी नहर के साथ बनी ईंटों की सड़क पर दौड़ रही थी। शाम उतरने वाली थी। सूरज का गोला अब ठंडा पड़ रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर पड़ रही थीं, जिसे ऐसा लग रहा था जैसे पानी में किसी ने सोना डाल दिया हो। नहर की दूसरी तरफ सरसों के बहुत सारे फूल खिले हुए थे और दूर फूलों के पार खजूर के लंबे लंबे पेड़ थे। मंजर बहुत ही खूबसूरत था। हम्माद, समीरा और अरीसा मगन से देख रहे थे।